भावी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं सनत कुमार राजपूत टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी भावी शिक्षक बनने वाले हैं, इसलिए टीचरशिप की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी शिक्षक भर्ती की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत कम समय है तैयारी करने के लिए। इसलिए दिन रात एक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य हम सबका एक ही है, टारगेट टू टीचर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि एवं बुद्धि के सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले ये भी जान लीजिए दोस्तों, हमारे टीचरशिप चैनल पर बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले से उपलब्ध है, इसलिए सो विजिट आवर चैनल टीचरशिप। ये देखिए दोस्तों, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत, वैगोत्स्की का सिद्धांत, क्रियात्मक कौशल का विकास के आयाम, देखा जाए तो विकास के दिशा का सिद्धांत, ये सभी स्कीमा सभी बहुत सारा टॉपिक पहले से उपलब्ध है दोस्तों, इसलिए चैनल में जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम स्टार्ट करते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस। सबसे पहले जान लेते हैं बुद्धि होता क्या है, बुद्धि कहाँ से आया। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है दोस्तों, कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट है, अमूर्त संप्रत्यय है जो मस्तिष्क से संबंधित होती है। और बुद्धि का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो बुद्धि अंग्रेजी शब्द इंटेलिजेंस से लिया गया है, हिंदी रूपांतरण है। तो इंटेलिजेंस शब्द की यदि हम उत्पत्ति देखें तो वह लैटिन शब्द से हुई है, और यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंटर और लिजेर, जिनका क्रमशः अर्थ होता है बहुत में से चयन करना। अर्थात दोस्तों, इंटेलिजेंस का शाब्दिक अर्थ देखें तो अनुकूलनशील विकल्पों की चयन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले कौन किया था यदि पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक है गाल्टन के द्वारा बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था 1885 में। अब देखते हैं दोस्तों परिभाषाएं, और परिभाषा को भी देखेंगे अलग अलग रूपों में, अलग अलग शब्दों के द्वारा जो परिभाषित किया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उसको देखेंगे। 3 भागों में बांटा गया है परिभाषा को दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी धारणा के अनुसार जो बुद्धि का परिभाषा दिए हैं। सबसे पहले बताया गया है कि समायोजन की योग्यता के रूप में बुद्धि जो होती है, समायोजन की योग्यता के रूप में, एडॉप्टेशन के रूप में, अधिगम या सीखने की योग्यता के रूप में होती है बुद्धि। कोई वैज्ञानिकों ने अधिगम की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, और कुछ मनोवैज्ञानिक जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, समायोजन की योग्यता के रूप में कौन कौन बताए हैं। स्टर्न बताए हैं, क्रूज, बर्ट, काल्विन, फ्रीमैन, बकिंघम जो है अधिगम या सीखने की योग्यता के रूप में बकिंघम, डियरबॉर्न, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन। और यही यदि देखें अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में तो अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, टर्मैन और फ्रीमैन। दोस्तों, यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिल रहा है वो फ्रीमैन है। फ्रीमैन तीनों के बारे में तीनों शब्दों को मिला जुला कर बुद्धि को परिभाषित किया गया है, इसलिए जो इनका हम परिभाषा याद रखेंगे वो तीनों चीज़ आ जाएगा, समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन। इसलिए इनका परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है इनको याद रखना। आगे देखते हैं फ्रीमैन का जो परिभाषा है उसको देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो फ्रीमैन है वो तीनों के बारे में बताया गया है, इसलिए बुद्धि को समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। और अगर बकिंघम का देखेंगे तो यह जो है अधिगम की योग्यता के रूप में बताया गया है, इसलिए यहाँ इसका जो है बुद्धि सीखने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है बकिंघम जी के द्वारा। और डियरबॉर्न जी बोलते हैं कि बुद्धि सीखने अथवा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। आगे देखते हैं टर्मन के द्वारा, तो टर्मन जी बोलते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। तो यह तीसरा जो कॉन्सेप्ट है बुद्धि का, अभी हम ऊपर देखे हैं, उसके बारे में चर्चा किए हैं कि बुद्धि की जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता का नाम है। और गाल्टन जी कहते हैं यहीं पर गाल्टन जी बोलते हैं कि बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है।
और बर्ट के द्वारा देखते हैं तो बर्ट के द्वारा बुद्धि नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता होती है। और यहीं पर बीने के द्वारा देखें तो दोस्तों याद रखिएगा, बीने के द्वारा जो बुद्धि के बारे में परिभाषा जो दिए हैं या बुद्धि के बारे में जो कहा गया है बीने के द्वारा, वह है बुद्धि 4 शब्द में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीने के अनुसार ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना के रूप में बताया गया है। यहीं यदि हम वुड्रो का देखें तो बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है, अर्थात वही सीखने की क्षमता है, अर्जित करने की क्षमता है, तो दूसरे प्रकार में आ जाएगा। और स्पीयरमैन का देखें तो बुद्धि औचित्यपूर्ण चिंतन है। इस प्रकार दोस्तों जो हम ऊपर तीन योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया गया है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों का, मनोवैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण परिभाषाएं को हम आपके सामने प्रस्तुत किए। चलिए आगे हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार को थार्नडाइक के अनुसार और गैरिट के अनुसार बताया गया है। तो थार्नडाइक के अनुसार जो है 3 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। और गैरिट के अनुसार भी कुछ इसी प्रकार के हैं दोस्तों, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। इसी को हम अगर मिला जुला के देखें तो 3 प्रकार की बुद्धि हम पढ़ते हैं मुख्यतः, जो कि इस प्रकार के हैं। पहला जो है यांत्रिक को ही मूर्त बुद्धि कहते हैं, और इसी का और नाम है स्थूल बुद्धि, और इसी को बोलते हैं गामक बुद्धि। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंक्रीट और मोटर इंटेलिजेंस कह सकते हैं अगर इंग्लिश में इसका नाम बताएं तो जो हमारा यांत्रिक बुद्धि है या मूर्त बुद्धि है, वह होता है ठोस वस्तुओं का ज्ञान तथा उसका उपयोग ठीक ढंग से विभिन्न परिस्थितियों में करता है इसके द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा। तो इस बुद्धि का जो उदाहरण है दोस्तों, कारीगर इन बुद्धियों का उपयोग जो करते हैं मूर्त बुद्धि का, तो वह है कारीगर, इंजीनियर, मिस्त्री, किसान, मैकेनिक्स आदि। अगर हम देखें नेक्स्ट जो प्रकार है बुद्धि का, अमूर्त बुद्धि, तो अमूर्त बुद्धि को रचनात्मक बुद्धि भी कहते हैं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इसका इंग्लिश नाम है। तो तार्किक चिंतन, मनन तथा कल्पनाशीलता अमूर्त चिंतन की पहचान, अमूर्त बुद्धि की पहचान है दोस्तों। लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी, तो ये है दोस्तों, इसी को रचनात्मक बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्रिएटिविटी आने लगती है, या क्रिएटिविटी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके क्रिएटिविटी कोई भी चीज़ स्वयं से निर्माण करने की जो क्षमता होती है, इस बुद्धि के द्वारा परिभाषित होती है। तो इसका जो उदाहरण है दोस्तों, वकील, गणितज्ञ, साहित्यकार, कलाकार, कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर आदि इस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, अमूर्त बुद्धि के। और तीसरा जो प्रकार है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, तो यह व्यक्ति को सामाजिक परिवेश में रहने के अनुकूलित बनाती है, अर्थात समाज में रहकर, सामाजिक परिवेश में रहकर इस बुद्धि का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसमें जो उदाहरण है सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, राजनेता, मंत्री आदि। अब देखते हैं दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रतिपादक देखेंगे दोस्तों। तो बुद्धि के जो सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने आपके सामने उपलब्ध कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो है एक कारक का सिद्धांत, जिसे बीने, जिनका प्रतिपादक है बीने, टर्मैन, स्टर्न। और द्विकारक का सिद्धांत पढ़ेंगे हम स्पीयरमैन जी का, जो कि प्रतिपादक है। और बहुकारक पढ़ेंगे थार्नडाइक का। समूह कारक सिद्धांत पढ़ेंगे थर्स्टन का। बुद्धि संरचना का सिद्धांत पढ़ेंगे जेपी गिलफोर्ड का। तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे आरबी कैटल का। बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ेंगे दोस्तों हावर्ड गार्डनर का। और पदानुक्रमिक सिद्धांत पढ़ेंगे फिलिप बर्नर का। और त्रितंत्र सिद्धांत पढ़ेंगे स्टेनबर्ग का। दोस्तों कभी कभी इस सिद्धांत के नाम से ही पूछा जाता है, इसलिए इन सभी सिद्धांत का नाम भी और उसके प्रतिपादक का नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जैसे कि बहुकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा थार्नडाइक के द्वारा। तो इस प्रकार का यह क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बारी बारी इन सभी सिद्धांत को और इनके जो सिद्धांत में क्या क्या बुद्धि के बारे में बताया गया है उसको डिटेल अध्ययन करेंगे दोस्तों। आगे है हमारा सबसे पहले एक कारक का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादक है अल्फ्रेड बीने और इनका जो समर्थक है टर्मैन और स्टर्न। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रतिपादक है
बीने जी, और समर्थक है अर्थात उनमें शामिल रहे तो टर्मैन और स्टर्न। तो इसके द्वारा जो कहा गया अल्फ्रेड बीने के अनुसार, इन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई के रूप में माना गया है। अविभाज्य मतलब इसको और भी तोड़ा नहीं जा सकता। तो उनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, इसको यदि हम समझें तो एक इकाई के रूप में, जो कि बुद्धि एक ही प्रकार का बताया गया है, इसलिए इसको एक फैक्टर या यूनि फैक्टर भी बोला गया है, यूनिटरी फैक्टर। दोस्तों, इसमें जो है इनका विभाजन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अविभाज्य इकाई कहते हैं। और इसको जो है मतलब इसमें जो अल्फ्रेड बीने जी है ने बुद्धि को एक कारक के रूप में बताया गया है कि जितने भी हमारे बुद्धि में योग्यताएं हैं, मानसिक योग्यताएं, वो एक ही इकाई के रूप में संबंधित होती है, एक ही इकाई के रूप में मौजूद होती है। तो इसलिए इसे एक कारक का सिद्धांत कहा गया, जो अल्फ्रेड बीने और टर्मैन स्टर्न के द्वारा दिया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट द्विकारक का सिद्धांत। तो द्विकारक टू फैक्टर, तो प्रतिपादक जो है स्पीयरमैन, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सिद्धांत है। इनके अनुसार जो है एक व्यक्ति में संपूर्ण कार्य करने के लिए दो कारक होते हैं। अब इसने, जैसे कि अल्फ्रेड बीने जी ने एक कारक के बारे में बताया, अपने धारणा के अनुसार उन्होंने बताया कि बुद्धि एक कारक के रूप में कार्य करती है, जबकि यहाँ पर उसका खंडन करते हुए द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन जी ने लाए, जो कि बुद्धि दो कारक के रूप में कार्य करती है, और उसका नाम है सामान्य कारक जनरल फैक्टर, और विशिष्ट कारक इसी को स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। शॉर्ट में इसको GF और SF के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसको समझते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ दिया जाता है कि सामान्य कारक के और विशिष्ट कारक के रूप में इसका क्वेश्चन बनता है। तो सामान्य जो कारक होता है वो जन्मजात कारक होता है, वो हमारे जन्म के साथ आता है, और जन्म के साथ मस्तिष्क में यह कारक उपस्थित होता है, इसलिए इसे जन्मजात कारक कहते हैं दोस्तों। और यहीं पर यदि हम देखें दूसरा विशिष्ट कारक, तो यह अर्जित कारक है, इसको हमें सीखना पड़ता है दोस्तों, जो कि सामान्य कारक के द्वारा व्यक्ति परिपक्वता के अनुसार प्रशिक्षण लेकर अन्य कारक निर्माण करते हैं, उसे अर्जित या विशिष्ट कारक कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, और इसे हम डायग्राम से भली भांति समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो है जन्मजात कारक GF है, और हमारे जो प्रशिक्षण से हम बहुत से हम विशिष्ट कारक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यह SF दिखाया गया है। जैसे कि एक उदाहरण से समझते हैं इसको। एक व्यक्ति यदि बचपन से वह तेज़ धावक है और वह प्रशिक्षण के द्वारा फुटबॉलर बन जाता है, फुटबॉलर खिलाड़ी बन जाता है, तो हम कहेंगे कि एक जो उनका जन्मजात कारक सामान्य कारक है वो तेज़ धावक का है, और उसका विशिष्ट कारक हो गया जो प्रशिक्षण से प्राप्त किए वो फुटबॉल बन गया, तो वो विशिष्ट कारक के कारण बना है। इस प्रकार दोस्तों हमने द्विकारक सिद्धांत को समझा। आगे हम देखेंगे बहुकारक सिद्धांत। तो प्रतिपादक है एडवर्ड ली थार्नडाइक। तो थार्नडाइक से याद रखिएगा दोस्तों बहुकारक सिद्धांत। दोस्तों इस कारक का अन्य नाम भी है बालू का सिद्धांत। इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो जिस प्रकार एक मुट्ठी रेत बालू में असंख्य कण होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के बुद्धि में बहुत से कारक विद्यमान होते हैं। यह थार्नडाइक जी के द्वारा बोला गया कि बुद्धि में एक ही प्रकार के कारक नहीं होते हैं, असंख्य कारक होते हैं। जैसे कि बालू का उदाहरण देकर भी बताया गया कि बालू के एक मुट्ठी बालू में यदि देखा जाए तो उसमें बालू के असंख्य कण होते हैं, उसी प्रकार बुद्धि में भी असंख्य कारक विद्यमान करते हैं, अर्थात अनगिनत कारक होते हैं। इस कारण इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसे डायग्राम के द्वारा दिखाया भी गया है कि इसमें जो असंख्य कारक इसमें विद्यमान होते हैं, यह थार्नडाइक के द्वारा बताया गया, इसलिए इसे बहुकारक भी कहते हैं। बुद्धि न तो एक कारक होता है न तो दो कारक होता है बुद्धि में। इन्होंने बताया कि बुद्धि में जो है बहुत से कारक विद्यमान होते हैं। दोस्तों आने वाले वीडियो में इसके नेक्स्ट सिद्धांत को हम देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, इसलिए देखते रहिए टीचरशिप दोस्तों।
और आने वाले वीडियो में हम अन्य सिद्धांत को भी सामने लाएंगे। धन्यवाद।